हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे अगर रिएक्शन का मैकेनिज्म गिवन हो तब हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे कैलकुलेट करेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था लेकिन इजी था, तो जिन बच्चों को भी पहली बार लेक्चर देख के समझ में नहीं आया होगा मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा और एक बार वो लोग लेक्चर देख के समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा समझ में आ जाएगा। आसान था लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था और इम्पोर्टेंट था, इसलिए अंडर एस्टिमेट मत करिएगा, है ना। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन को। और जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ने के लिए स्टार्ट करने से पहले मैं बच्चों को क्लियर करना चाहता हूँ, आईएससी बोर्ड हो, सीएचएससी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, कोई सा भी बोर्ड क्यों ना हो, हर एक बोर्ड के सिलेबस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फास्ट ऑर्डर रिएक्शन ये डिटेल में है, और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ये सब जितना चाहिए, जितना ज़रूरत है उतना पढ़ेंगे हम लोग। जब मैं nth ऑर्डर आप लोगों को पढ़ाऊंगा तब आप लोगों को मैं पढ़ा दूंगा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर रिएक्शन या फोर्थ ऑर्डर रिएक्शन जितना चाहिए होगा। लेकिन सीएचएससी बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, हर एक बोर्ड के सिलेबस में जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फास्ट ऑर्डर रिएक्शन डिटेल में है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन और फास्ट ऑर्डर रिएक्शन को डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। हर एक कॉन्सेप्ट, जितना भी कॉन्सेप्ट है, हर एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन को हम लोग टोटल 3 क्लास में कंप्लीट करेंगे। आज हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कवर करेंगे। मतलब जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को डेराइव किया जाता है, कैसे डेराइव किया जाता है, इक्वेशन क्या होता है और उस इक्वेशन को हम लोग कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और उस इक्वेशन की मदद से, मतलब इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की मदद से क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैं बताऊंगा आज के लेक्चर में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड को पढ़ेंगे। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, हाफ लाइफ पीरियड का जो फॉर्मूला है वो कैसे डेराइव किया जाता है, उस फॉर्मूला को यूज करके हम क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे पुट कर सकते हैं वो पढ़ेंगे। मतलब नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड को पढ़ेंगे। और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जितने भी ग्राफ हैं हर एक ग्राफ को हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, और ग्राफ कंप्लीट होने के साथ हम लोग का जीरो ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फास्ट ऑर्डर रिएक्शन की तरफ जाएंगे। समझ रहे हैं। तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जीरो ऑर्डर रिएक्शन को पढ़ने के लिए स्टार्ट करेंगे, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन होता है वो आज कंप्लीट करेंगे। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को कैसे डेराइव किया जाता है और उसका इक्वेशन क्या है, और उस इक्वेशन को पुट करके कहाँ कहाँ पुट कर सकते हैं, और उस इक्वेशन को पुट करके हम लोग क्या क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे। और नेक्स्ट क्लास में जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड को पढ़ेंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट करेंगे ग्राफ के साथ। समझ रहे हैं। बोर्ड के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इस बार तो क्वेश्चन आ भी गया था सीएचएससी बोर्ड में, डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर फास्ट ऑर्डर रिएक्शन। फास्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को डेराइव करिए। लॉन्ग क्वेश्चन आया था और साथ में छोटा मोटा एक क्वेश्चन भी आया था। समझ रहे हैं। क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ रहा है, जीरो ऑर्डर मतलब फास्ट ऑर्डर आ गया है इस बार, तो जीरो ऑर्डर आने का चांसेस है इस बार, है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। तो ध्यान करके सुनिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे डेरिवेशन ऑफ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। सपोज ए गिव्स बी, सपोज ये रिएक्शन ए गिव्स बी एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। समझ रहे हैं। ए गिव्स बी एक रिएक्शन है, और इसको सपोज किए हैं हम लोग ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। क्या इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का, ए गिव्स बी रिएक्शन का हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं? इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो कि ए गिव्स बी है, इसका हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, और 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो रेट लॉ से निकाल सकते हैं। रेट लॉ से हम लोग क्या निकालते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। और कैसे निकाल पाएंगे, इंडिविजुअल रेट की टर्म में हम लोग निकाल सकते हैं।
आप लोगों को मैं पहले या दूसरे लेक्चर में पढ़ाया था एक कॉन्सेप्ट, याद होगा आपको। अगर इंडिविजुअल रेट गिवन है तो इंडिविजुअल रेट को हम लोग उसके स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करके हम लोग निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। मैं रिपीट करता हूं, पढ़ाया था आपको मैं, इंडिविजुअल रेट और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच में एक रिलेशन होता था, और वो क्या था, इंडिविजुअल रेट को उसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ डिवाइड करके हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करते थे। और रिएक्टेंट के टर्म में अगर हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को तब माइनस सिंबल आता था, और प्रोडक्ट के टर्म में हम लोग जब निकालते थे इंडिविजुअल रेट के टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को तब प्लस सिंबल आता था। देखो यहाँ पे आप याद आ जाएगा अगर भूल गए होंगे तो इस रिएक्शन का हम लोग दो तरीके से निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। पहले निकालेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन की मदद से। रेट इक्वल टू कैसे लिखते हैं, के, रेट लो कैसे लिखते हैं, रेट इक्वल टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर एन होता था, और एन क्या होता था, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। और यहाँ पे साफ लिखा है ये एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, तो एन के बदले क्या आएगा, जीरो। तो के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टू द पावर जीरो, और समथिंग टू द पावर जीरो ये क्या होता है, वन। तो के इंटू ये वन हो गया, तो के इंटू वन इक्वल टू के। तो रेट इक्वल टू के आ गया अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। ये है पहला इक्वेशन। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इस रिएक्शन का, इस जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट कितना आया, के क्या है, रेट कांस्टेंट। समझ रहे हैं? तो इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के बराबर है अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। फिर हम लोग दूसरे तरीके से निकालते हैं इंडिविजुअल रेट की टर्म से। रेट इक्वल टू इंडिविजुअल रेट की टर्म में निकालेंगे तो, रिएक्टेंट की टर्म में निकालेंगे तो माइनस सिंबल आएगा। फिर इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब कैसे निकालते हैं इंडिविजुअल रेट, माइनस डी ए बाई डी टी लिखेंगे इसको, माइनस डी ए बाई डी टी, साथ में माइनस सिंबल। ये क्या आ गया, इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट बाय ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, वन, तो माइनस डी ए बाई डी टी बाई वन, ये क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट की टर्म में हम लोग निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को तो कैसे आएगा, इंडिविजुअल रेट ऑफ रिएक्टेंट माइनस सिंबल के साथ बाय रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो क्या देगा, रेट ऑफ रिएक्शन। और प्रोडक्ट के टर्म में निकालेंगे तो क्या आएगा, बी का इंडिविजुअल रेट क्या होगा, प्रोडक्ट का इंडिविजुअल रेट, बी क्या है, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का इंडिविजुअल रेट क्या होगा, डीबी बाई डी टी। ऐसे निकालते हैं ना इंडिविजुअल रेट, साथ में कौन सा सिंबल आएगा, प्लस सिंबल, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के टर्म में हम लोग अगर रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो कैसे क्या आता है, प्लस सिंबल आता है। और रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग अगर निकालते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को तो क्या आता है, माइनस सिंबल आता है। समझ रहे हैं? तो बी का इंडिविजुअल रेट क्या है, प्लस डीबी बाई डी टी बाई बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, वन, तो बाई वन ये क्या होगा, समथिंग बाई वन क्या होता है, वही वैल्यू ही होता है। समथिंग डिवाइडेड बाई वन इक्वल टू क्या, वही समथिंग ही होता है। समझ रहे हैं? तो प्लस डीबी बाई डी टी बाई वन इक्वल टू क्या है, प्लस डीबी बाई डी टी। ये हो गया इक्वेशन 2। तो दो तरीके से हम लोग निकाल पाए रेट ऑफ रिएक्शन को। एक निकाले हैं हम लोग इंडिविजुअल रेट के टर्म से, और एक निकाले हैं अकॉर्डिंग टू रेट लॉ। तो रेट लॉ में क्या पता चल रहा है, रेट इक्वल टू के, ये भी रेट दे रहा है, ये भी रेट ही दे रहा है, और यहाँ पे रेट की वैल्यू क्या है, इक्वल टू के, और यहाँ पे रेट की वैल्यू क्या है, माइनस डी ए बाई डी टी। और सेम रिएक्शन का ही हम लोग निकाल रहे हैं दो तरीके से रेट। तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के। देखिए ए इक्वल टू बी और ए इक्वल टू सी, तो बी इक्वल टू सी नहीं होगा क्या, यहां से रेट पता चल रहा है के, यहां से रेट पता चल रहा है माइनस डी ए बाई डी टी, सेम रिएक्शन का, तो के इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी नहीं होगा क्या, के इक्वल टू प्लस डी बी बाई डी टी नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। आशा करता हूं समझ गए होंगे, है कि नहीं। और इंटीग्रेटेड रेट लॉ को हम लोग रिएक्टेंट के टर्म से निकालते हैं। क्यों, क्वेश्चन आता है रिएक्टेंट के टर्म से, प्रोडक्ट के टर्म में नहीं आता। तो रिएक्टेंट के टर्म में हम लोग निकालेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को, बहुत आसान है।
बहुत आसान है, आप बिल्कुल भी टफ मत समझिएगा। अगर आपको थोड़ा सा भी इंटीग्रेशन के बारे में बेसिक आइडिया भी है ना तो आप लोग कर जाएंगे। अगर नहीं भी है तो जब आप लोग मैथ्स में पढ़ेंगे या जब 12th स्टार्ट होता है ना तब हम लोग इंटीग्रेशन का यूज होता रहता है फिजिक्स में, तब बेसिक मैथ्स के तौर पे क्या किया जाता है, इंटीग्रेशन को सिखा दिया जाता है फिजिक्स में भी, और मैथ्स में तो आप पढ़ते हो डिटेल में, है ना। तो अगर पढ़े भी नहीं होंगे तो सीख जाओगे, यहाँ पे कोई टेंशन की बात नहीं है, समझ रहे हो। तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 वी गेट माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को रिएक्टेंट की टर्म में निकालते हैं, समझ रहे हैं। तो माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के ये लिख सकते हैं, माइनस डी ए इक्वल टू के डी टी लिख सकते हैं, डी ए इक्वल टू माइनस सिंबल उधर चला गया तो माइनस के इंटू डी टी बिल्कुल लिख सकते हैं। यहां तक कुछ डाउट है क्या? नहीं होना चाहिए। यहां तक सॉल्व करने के बाद हम लोग इंटीग्रेट करते हैं इसका, समझ रहे हैं, इंटीग्रेट करते हैं या आप बोल सकते हो लिमिट लगाते हैं, समझ रहे हो। फिर आप लिखना यहां तक सॉल्व करने के बाद बाय टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, या आप लिख सकते हो बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी गेट, बाय इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स वी गेट ये भी लिख सकते हो। मैं आपको बोलूंगा ये लिखा करिए बाय टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट। अब हम लोग क्या करेंगे, बोथ साइड्स लिमिट लेंगे। अभी आपको क्वेश्चन आएगा कि सर लिमिट कैसे लेंगे, देखो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको। यहाँ पे जो चीज समझाऊंगा मैं आपको, यहाँ पे इतना पार्ट है ना, ये नहीं, ये जो लाइन है इस लाइन के इस पार जो है इतना पार्ट, आप क्या करना, इतना लिखने के बाद ये लिख देना 2 इक्वेशन, फिर वी गेट लिख देना, फिर यहाँ पे लाइन खींच के इतना पार्ट आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। ये जो मैं समझाऊंगा यहाँ पे जो लिखा है ये आप क्या करिएगा, यहाँ पे जगह शॉर्ट है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ। आप लोग क्या करना, ये लिखने के बाद ये नीचे लिखना, आप तो ये नीचे लिखिएगा ना, ये जो सोल्व करे हैं हम लोग, ये तो कॉपी में हम लोग क्या करना है, आप लोग क्या करोगे, ये लिखने के बाद बाय टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट करने के बाद ये चीज़ आप इधर लिखेंगे नीचे, इसके नीचे इस साइड तो खाली होगा ना, इसलिए मैं बोलता हूँ ये यहाँ पे लाइन खींच के आप इतना पार्ट यहाँ पे लिख लीजिएगा, है ना, अच्छा रहेगा। यहाँ पे लिखने से भी कोई दुविधा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं आपको रिकमेंडेड करूंगा आप यहाँ पे लिखना, है ना, इतना मेरा बात मान लीजिएगा। यहाँ पे जगह की शॉर्ट है, नहीं तो मैं यहाँ पे दिखा देता। देखो रिएक्शन क्या है, ए गिव्स बी, ए गिव्स बी। देखो इसका मतलब हम बोल सकते हैं ए से बी बन रहा है और ए का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1, बी का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है 1। मतलब इस रिएक्शन में एक ए खत्म होगा तो एक बी बनेगा। केमिस्ट्री के टर्म में हम लोग बोल सकते हैं 1 मोल ऑफ ए जब डिसोशिएट होगा मतलब खत्म होगा तब 1 मोल ऑफ बी फॉर्मेशन होगा। अगर 10 ए खत्म होगा तो 10 बी प्रोड्यूस होगा। क्यों? इसका भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, बी का भी स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है। समझ रहे हैं, जितना ए खत्म होगा उतना बी फॉर्मेशन होगा। अगर यहां पे लिखा होता ए गिव्स टू बी, इसका मतलब क्या है, एक ए 2 बी बना रहा है कि नहीं, एक ए 2 बी बना रहा है। एक ए अगर खत्म होगा तो 2 बी प्रोड्यूस होगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं केमिस्ट्री के टर्म में 1 मोल ऑफ ए खत्म होगा तो 2 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस होगा। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं 2a गिव्स 3b तो आप बोलोगे 2 मोल ऑफ ए डिसोशिएट होने पर 3 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस होंगे। आशा करता हूं समझ गए होंगे। बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। मैं ये डिटेल में पढ़ा रहा हूं आपको, थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा ही आपका। लेकिन केमिस्ट्री में अगर जीरो भी नॉलेज होगा तो आप ये समझ पाओगे, उस तरीके से मैं पढ़ाऊंगा यहाँ पे, है ना। देखो 8t = 0 जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब 8t = 0 मतलब इनिशियली जब रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुआ था। ए क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट है, और बी क्या है, प्रोडक्ट है। 8t = 0 मतलब इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
ए कितना था, ए नॉट। इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो, इनिशियली मतलब एट टी इक्वल टू जीरो, एट टी इक्वल टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना था, ए नॉट, और तब प्रोडक्ट कितना था, जीरो। इनिशियली प्रोडक्ट बना होगा क्या, जब रिएक्शन स्टार्ट होने ही वाला है, स्टार्ट हुआ नहीं है, तब प्रोडक्ट बना होगा नहीं, समझ रहे हैं। तो इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट जीरो होगा। आफ्टर टी सेकेंड, कुछ समय बाद देखेंगे हम लोग रिएक्शन हो रहा है, एट टी इक्वल टू जीरो, कुछ ए नॉट था रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन, फिर कुछ समय बीत गया, रिएक्शन होने लगा। आफ्टर टी टाइम देख रहे हैं, मतलब 2 मिनट, 5 मिनट, 2 सेकंड, 10 सेकंड, कुछ ना कुछ समय के बाद हम लोग देख रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ समय के बाद देख रहे हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पे डेरिवेशन कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे एक जनरल टर्म में सोल्व करूंगा, तो मैं बोलूंगा यहाँ पे एट टी इक्वल टू टी सेकेंड, मतलब आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी सेकेंड। टी सेकेंड के बाद हम लोग जब देखें तब रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना था, ए नॉट माइनस एक्स। इनिशियली ए नॉट था, और टी सेकेंड के बाद जब देखें तो ए नॉट से एक्स अमाउंट डिसोसिएट हो चुका था, ए नॉट से एक्स अमाउंट क्षय हो चुका था, डिसोसिएट हो चुका था। अगर आफ्टर टी सेकेंड ए नॉट से एक्स अमाउंट डिसोसिएट हो चुका है, तो प्रोडक्ट कितना बना होगा, एक्स बना होगा, है कि नहीं, सोच करके बताइए। एक ए खत्म हो रहा था तो एक बी बन रहा था, 1 मोल ऑफ ए खत्म हो रहा था तो 1 मोल ऑफ बी बन रहा था, 2 मोल ऑफ ए खत्म होगा तो 2 मोल ऑफ बी प्रोड्यूस होगा। क्यों, ए का भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और बी का भी स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है। क्योंकि यहाँ पे आफ्टर टी सेकेंड ए नोट से एक्स डिसोसिएट हुआ है, तो एक्स अमाउंट ऑफ बी प्रोड्यूस होगा, बिल्कुल, है कि नहीं। और ए नॉट माइनस एक्स को, और ये ए नॉट माइनस एक्स क्या है, आफ्टर टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है। तो इसको हम लोग सपोज कर लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं ए टी, ए नॉट माइनस एक्स, क्योंकि ये ए नॉट माइनस एक्स आफ्टर टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है, तो हम लोग इसको कंसीडर करते हैं ए टी, ए नॉट माइनस एक्स इक्वल टू ए टी, समझ रहे हैं। ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू को हम लोग ए टी लेते हैं। इतना अगर समझ गए ना तो आप लोग लिमिट आराम से लगा पाइएगा, समझ रहे हैं। इनिशियली एट टी इक्वल टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट, तब प्रोडक्ट था जीरो। आफ्टर टी सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए नॉट माइनस एक्स, तो प्रोडक्ट कितना, एक्स। लेट ए नॉट माइनस एक्स को सपोज किया गया है 80, ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू को 80 लिया गया है ना। तो देखिए यहाँ पे इतना तक समझ गए थे। बाय टेकिंग लिमिट ऑन बोथ द साइड्स वी गेट, अभी हम लोग लिमिट लगाएंगे। यहाँ पे देखिए डी था, डी लिख दिए, माइनस के डी टी था, माइनस के डी टी, लेकिन इंटीग्रेशन में क्या होता है, कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, और के क्या है, रेट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो माइनस के बाहर निकल गया, है ना। और यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दिए डी ए में और इंटीग्रेशन लगा दिए डी टी में, समझ रहे हैं। अभी हम लोग लिमिट लगाएंगे, कैसे, देखो यहाँ पे टी का टर्म है, मतलब टाइम है, टाइम का इंटीग्रेशन कर रहे हैं। यहाँ पे ए है, मतलब रिएक्टेंट का हम लोग यहाँ पे ये कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे टाइम का लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का लिमिट लगाएंगे, है ना, ऐसे लगाया जाता है लिमिट। एट टी इक्वल टू जीरो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ए इक्वल टू ए नॉट, जब टाइम जीरो था तब ए का कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट था। आफ्टर टी सेकेंड, मतलब जब टी इक्वल टू टी सेकेंड था तब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट माइनस एक्स, इसको ए टी हम लोग सपोज किए हैं। तो जब टी इक्वल टू टी सेकेंड था तब ए की कॉन्सेंट्रेशन 80 था, और 80 इक्वल टू कितना है, ए नॉट माइनस एक्स, याद रखिएगा ए नॉट माइनस एक्स क्या है, 80 है, क्योंकि ये आफ्टर टी सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन है, आफ्टर टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन है रिएक्टेंट का, हम लोग इसको 80 लेते हैं। लेकिन 80 इक्वल टू कितना होता है, कितना होता है रियल में, ए नॉट माइनस एक्स, समझ रहे हैं। तो जब टाइम 0 सेकेंड था तब ए नॉट था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। एट टी इक्वल टू टी सेकेंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट 80 था, समझ रहे हैं, लिमिट लग गया।
अभी क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेशन करेंगे। देखो ये इंटीग्रेशन अगर हटाएंगे तो ये डी हट जाता है, समझ रहे हैं, इंटीग्रेशन हटाएंगे तो ये डी हट जाता है, तो डी हट गया, क्या बचा ए, और इंटीग्रेशन हटने के बाद यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लग जाता है, और नीचे क्या था ए नॉट, ऊपर क्या था 80 लग गया। सिमिलरली यहाँ पे माइनस के तो ये बाहर में था, इंटीग्रेशन हट जाएगा तो डी हट जाएगा, बचेगा टी, टी में क्या लग जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट, नीचे क्या था 0, ऊपर क्या था टी। समझ रहे हैं, यहाँ पे जो ए है जिसमें स्क्वायर ब्रैकेट लगा है, जो ए की वैल्यू है, इस ए की वैल्यू में एक बार 80 लगाएंगे और एक बार ए नोट लगाएंगे और माइनस कर देंगे उसको, ऐसे करते हैं इंटीग्रेशन, लिमिट वाला इंटीग्रेशन। समझ रहे हैं, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है ऊपर क्या है 80, तो ए के बदले एक बार 80 लिखेंगे, 80 लिख दिए, फिर माइनस लिखेंगे, फिर नीचे क्या है ए नोट, तो ए के बदले एक बार ए नोट यूज करेंगे, तो 80 माइनस ए नोट आ गया। सिमिलरली सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे, माइनस के तो ये बाहर था, ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो टी के स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या है स्मॉल टी, नीचे 0, तो एक बार ये स्मॉल टी के बदले हम लोग ऊपर जो स्मॉल टी लिखा है इसको एक बार यूज करेंगे, एक बार 0 यूज करेंगे, माइनस कर देंगे उसको, तो एक बार टी माइनस एक बार 0, तो टी माइनस 0 ये ब्रैकेट के साथ आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ। तो इसका वैल्यू क्या आया टी माइनस 0, इसका वैल्यू क्या आया ए 2 माइनस ए 0, 80 माइनस ए 0 ए नोट। समझ रहे, तो 80 माइनस ए नॉट इक्वल टू माइनस क्या था टी माइनस 0 इक्वल टू टी, तो माइनस के टी आ गया। ये माइनस सिंबल को हटाएंगे तो क्या करेंगे, बोथ साइड माइनस सिंबल मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस सिंबल को अगर हटाएंगे तो के टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, 80 माइनस ए नॉट था ए नॉट माइनस 80 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो के इक्वल टू कितना आएगा ए नॉट माइनस 80 डिवाइडेड बाई टी, यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, तो के इक्वल टू कितना आया ए नॉट माइनस 80 बाई टी, ये हो गया इक्वेशन 1। इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। देखो ये डेरिवेशन हो गया, इक्वेशन आ गया, इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। और यहां पे हम लोग 80 का वैल्यू कितना है बोला था मैंने, यहाँ पे ए नॉट माइनस एक्स, 80 इक्वल टू कितना, 80 का वैल्यू कितना है ए नॉट माइनस एक्स, और यहाँ पे 80 के बदले ए नॉट माइनस एक्स अगर वैल्यू पुट कर दिए तब कितना आएगा, देखो ए नॉट माइनस 80 के बदले ए नॉट माइनस एक्स, तो यह माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए नॉट माइनस ए नॉट प्लस एक्स, और ए नॉट माइनस ए नॉट कैंसिल हो गया, बचा क्या एक्स बाई टी, क्या इक्वल टू एक्स बाई टी। तो ए नॉट माइनस 80 बाई टी बोलो या एक्स बाई टी बोलो, ये क्या है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है। ए नॉट माइनस 80 बाई टी इस इक्वेशन से ही ये आया है 80 का वैल्यू पुट करने के बाद, समझ रहे हैं। तो के इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 बाई टी इक्वल टू एक्स बाई टी, ये बोलो ये बोलो, ये दोनों क्या है इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ही है, ये दोनों समान वैल्यू ही देते हैं, यहां से ही तो ये आया है, समझ रहे हैं। फिर ब्रैकेट पे आप लोग लिख दीजिएगा के इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 बाई टी इक्वल टू एक्स बाई टी, ये क्या है, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आप लिख दीजिएगा। होयर ए नॉट क्या है, क्या बोला था मैंने यहाँ पे, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, 80 क्या है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर टी टाइम, आफ्टर टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को क्या बोल रहे थे हम लोग 80, बताया था मैं आपको। ये जो पार्ट है आप यहाँ पे दिखाइएगा, लेकिन ए नॉट क्या है, 80 क्या है, टी क्या है, एक्स क्या है, मैं तो समझाया ना यहाँ पे आपको, आप लिख दीजिएगा यहाँ पे नीचे इक्वेशन आने के बाद। 80 क्या है आफ्टर टी टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ए नॉट क्या है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, मतलब 8 टी इक्वल टू 0 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। 8 क्या है अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कितना अमाउंट डिसोसिएशन हुआ है उसको क्या बोलते हैं एक्स। ए नॉट था, ए नॉट माइनस एक्स किए हैं ना, जितना अमाउंट डिसोसिएशन हुआ है उतना बना है ना, और कितना अमाउंट डिसोसिएशन हुआ है हम लोग क्या सपोज किए हैं एक्स, तो एक्स क्या है अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम द इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो ये था डेरिवेशन इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन का फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, समझ रहे हो। यहां पे एक बात याद रखिएगा, क्वेश्चन तो यही आता है ए गिव्स बी के फॉर्म में ही आता है,
लेकिन ये जो इक्वेशन निकला है k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई टी और x बाई टी, ये इस रिएक्शन के लिए है जब रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 है, तब का ये क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन है। अगर मैं आपको बोल दूं 2a गिव्स b, तब इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या आएगा, t में 2 मल्टीप्लाई कर देना। अगर 2a गिव्स b आएगा तो k इक्वल टू इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या आएगा, k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई 2t। क्योंकि यहाँ पे 2a गिव्स b है, इसका इंडिविजुअल रेट की टर्म में हम लोग अगर लिखेंगे रिएक्टेंट की टर्म में रेट ऑफ रिएक्शन को, क्या आएगा, माइनस डी ए बाई डी टी बाई 2, मतलब माइनस डी ए बाई 2 डी टी। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, माइनस डी ए बाई 2 डी टी इक्वल टू के। तब रिएक्शन कुछ इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कुछ और आता, क्या आता, वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई 2t आता। अगर यहाँ पे 3a गिव्स b होता, तब इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या आता, के इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई 3t, और यहाँ पे क्या आ जाता, x बाई 3t। और 2a गिव्स b, जब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 होता, तब यह फॉर्मूला क्या आता, x बाई 2t। अगर मैं आपको बोल दिया यहाँ पे 7a, सपोज समझाने के लिए, रिएक्टेंट 7a गिव्स 3b, ऐसे कुछ, तो प्रोडक्ट की जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट होता है उसको हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, क्योंकि वो उतना मायने नहीं रखता है, क्योंकि हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन को रिएक्टेंट के टर्म से निकालते हैं। अगर यहाँ पे 7a आ जाता गिव्स 3b, ऐसे कुछ आ जाता, क्या देखेंगे हम लोग, रिएक्टेंट जो है, जो कि a है, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 7। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या आएगा, k इक्वल टू ए नॉट माइनस ए टी बाई 7t। यहाँ पे k इक्वल टू एक्स बाई 7t, यह याद रखना है ना। लेकिन ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन नीट वालों ये याद रखना, जो भी नीट बच्चे या जेई बच्चे देख रहे हैं, ये याद रखना है ना। ऐसे आता है, उनको अलग से डेराइव करके निकालना नहीं पड़ता है, यहाँ से ही हम लोग आराम से निकाल लेते हैं, है ना। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन कैसे निकालते हैं यहाँ पे पता लग गया आपको। तो ये क्वेश्चन है, आप लोग पहले क्वेश्चन मतलब वीडियो पॉज करके सॉल्व करिए, उसके बाद मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ये एग्जांपल दूंगा मैं आपको, यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। हुआ नोट, देखिए सॉल्व हो गया। देखिए अभी a गिव्स b है, रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो डायरेक्टली ये फॉर्मूला यूज होगा। रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 के लिए हम लोग ये फॉर्मूला निकाले हैं, तो ये डायरेक्टली फॉर्मूला यूज होगा। तो क्या होगा, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 6 मोल पर लीटर। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ए नॉट 6 मोल पर लीटर। कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल पर लीटर, याद है ना रे, बिल्कुल। और यहां पे देखिए बोल रहा है, एंड आफ्टर 2 सेकेंड द कॉन्सेंट्रेशन इज 2 मोल पर लीटर। आफ्टर 2 सेकेंड, 2 सेकेंड बाद का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, मतलब t इक्वल टू 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको क्या बोलते हैं, 80। कितना है, 2 मोल पर लीटर। बोल रहा है कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन, बोल रहा है रेट कांस्टेंट निकालो। ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करके क्या निकाल सकते हैं, अगर इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट गिवन है जो कि ए नॉट है, और टी टाइम बाद, कुछ समय बाद अगर का रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है, तब हम लोग रेट कांस्टेंट निकाल सकते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। और यहाँ पे रेट कांस्टेंट ही तो पूछ रहा है, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दिया है, 2 सेकेंड बाद का कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया है, तो बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या होगा, के इक्वल टू ए नॉट माइनस 80 बाई टी। ए नॉट कितना है, 6 माइनस 2 बाई टी कितना है, 2, तो 4 बाई 2 इक्वल टू 2 है। आशा करता हूं समझ गए होंगे, नोट करिए। हो गया, के निकल गया, देखो आसान था। अगर ये सेकेंड फॉर्मूला को हम लोग यूज करते तो क्या है, के इक्वल टू
x/t, और ये x क्या है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कितना अमाउंट डिसोसिएशन हुआ है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितना था 6, फाइनल 2 सेकंड के बाद कितना था 2, मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से कितना डिसोसिएशन हुआ है 6 - 2 बाय t कितना है 2 सेकेंड। आया ना, समझ गए, नोट करिए। ये था पहला क्वेश्चन। समझाने के लिए आपको यहां पे सेम क्वेश्चन अगर मैं बोल दूं आपको रिएक्शन है 2A गिव्स B, जो कि एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, और दिया है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 6 मोल पर लीटर एंड आफ्टर 2 सेकेंड द कॉन्सेंट्रेशन इज 2 मोल पर लीटर। कैलकुलेट रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन। कैसे निकालोगे, तब ये K की वैल्यू क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। A0 - AT बाय क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिएक्टेंट की स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो 2T आ जाएगा। समझ रहे हैं, A0 की वैल्यू कितना है 6 मोल पर लीटर माइनस AT की वैल्यू कितना है 2 बाय T कितना है 2 सेकेंड, तो 2 × 2 4/4 क्या आया 1। समझ रहे हैं, अगर दूसरा फॉर्मूला यूज करें तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, K इक्वल टू क्या आ जाएगा, x/2T। क्यों, रिएक्टेंट की यहाँ पे स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है तो x की वैल्यू कितना होगा 6 - 2। x क्या है, अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन, कितना अमाउंट ऑफ डिसोसिएशन हुआ है 6 था 2 बचा है, कितना डिसोसिएशन हुआ है, कितना क्षय हुआ है 6 - 2 बाय 2 × 2 निकला ना। तो ये दोनों फॉर्मूला एक ही है। अगर आपको इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया है, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया है और टाइम दिया है, कितना समय बाद बोला है, ऐसे टाइम दिया है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और डायरेक्ट बोला है इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इतना डिसोसिएशन हुआ है इतना सेकेंड में, तब रेट कांस्टेंट निकालेंगे। क्या करेंगे, डायरेक्ट x/t। और अगर यहाँ पे रिएक्शन चेंज करता जाएगा तो हम लोग कैसे चेंज करेंगे इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन में, वो भी पता लग गया आपको। आशा करता हूँ समझ गए होंगे। तो ये नोट्स करिए, आसान था, है ना। तो ये था आज का लेक्चर। क्या पढ़े हम लोग, इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बहुत आसान था लेकिन इंपॉर्टेंट था। जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाया बिल्कुल जैसे लिख देना यहाँ तक, है ना। लेकिन आप एक चीज़ याद रखिएगा, यहाँ पे जो बताया मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे लिख देना, ऐसे खींच के, लाइन खींच के आप क्या करना यहाँ पे लिख देना। समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे जो लिखे हैं हम लोग ये तो यहाँ नीचे आ जाएगा ना, कॉपी में तो जगह होगा ना, ये नीचे लिख देना और यहाँ पे ऐसे लाइन खींच के वो वाला पार्ट क्या करना यहाँ पे दिखा देना, एक भी नंबर नहीं कटेगा। आशा करता हूँ आज का लेक्चर आप लोगों को समझ में आया होगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कुछ डाउट होगा तो बिल्कुल बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और लेक्चर कैसा लगा आप लोग बिल्कुल बताइएगा, क्योंकि थोड़ा सा रिस्पॉन्स शो करिएगा तो मेरे को अच्छा लगता है ना। चलो बच्चे पढ़ तो रहे हैं, कुछ तो कम आ रहा हूँ ज़िंदगी में, ऐसा फील आता है और मेरे को नया नया लेक्चर लाने में थोड़ा सा इंटरेस्ट लगता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड। हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का फॉर्मूला क्या है, उस फॉर्मूला को हम लोग कैसे डेराइव करते हैं, यही इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन से ही डेराइव करते हैं, है ना। अगले लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको। और उस फॉर्मूला को, हाफ लाइफ पीरियड की फॉर्मूला को जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए पुट करके क्या क्या निकाल सकते हैं, कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके बारे में डिटेल में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।